हमारी प्रेजेंटर आ गई। अस्सलाम वालेकुम मैडम। कोरियो कार्सिनोमा, वालेकुम सलाम जी। जैनब आप हो प्रेजेंटर आज? जी जी। जी मैडम। ठीक है। ओके ग्रेट। सो कोरियो कार्सिनोमा हमने आज करना है। मोलर प्रेगनेंसी का एक ना एक स्टेशन आ ही जाता है एग्जाम के दिनों में। और ये वैसा ही स्टेशन है कि जिसे कहते हैं ना, थ्योरेटिकल है। अगर आपको आता है तो इट्स अ वेरी वेरी इजी स्टेशन। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, क्योंकि इसकी गाइडलाइन है, ब्लैक एंड व्हाइट है, हर चीज आपके सामने कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना कब। और जैसे कोई कार्डियक डिजीज का पेशेंट आ जाए या कोई सीए का पेशेंट आ जाए, उसमें भी हमें हार्ड एंड फास्ट पता होता है हमने क्या करना है क्या नहीं। इसी तरह इसमें वो ऑल ऑफ अ सडन सिनेरियो चेंज नहीं कर सकते। जैसे फाइब्रॉइड एनीमिया में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी इधर उधर की बात भी हो सकती है। ये ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर ये जो कोरियो कार्सिनोमा मोलर है, इट्स वेरी वेरी थ्योरेटिकल। इफ यू हैव रेड इट फ्रॉम अ गुड बुक एंड यू हैव डन द गाइडलाइन, बहुत अच्छे तरीके से याद की हुई है गाइडलाइन अगर आपने, और आपने एक आधी किताब से इसकी अच्छी रीडिंग की हुई है, मे बी ड्यूहर्ट्स या शॉस में से किसी एक से भी, तो यू कैन रियली परफॉर्म वेरी वेल इन दिस स्टेशन। तो डेफिनेटली आना भी चाहिए। लेकिन असल जिंदगी में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा सारी तैयारी तो बेसिकली हो रही है फॉर गुड पेशेंट केयर एंड फॉर गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, उसके अंदर इट्स दीज आर डिफिकल्ट पेशेंट्स। ये कोई आसान पेशेंट नहीं होते। दे कैन एंड अप इन अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल प्रोग्नोसिस। खुदा ना खास्ता एक जो सिंपल मोल है वो डीएनसी में कैन गेट वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इवन लीडिंग टू मोर्टेलिटी। तो असल में दीज आर नॉट वेरी इजी पेशेंट्स टू डील विद इन रियल लाइफ। बट थ्योरी का रट्टा मार के आप एग्जाम में से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ क्योंकि कोई भी मोलर प्रेगनेंसी का पेशेंट वार्ड में अगर बैठा हो तो उसको कोई आम पेशेंट नहीं समझना। प्लीज उसको आपने, यू हैव टू टेक हर वेरी सीरियसली। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये कि अगर वो खुदा ना खास्ता कंप्लीट मोल या वो सब कुछ आ गया, तो डेफिनेटली इसके अंदर फिर आपको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, और even for a simple mole also, it's better always to have a senior clinician involved, ताकि खुदा ना खासा एक भी पेशेंट अगर मोलर की वजह से कोई कॉम्प्लिकेट हो जाए तो वो फिर बहुत बुरी कॉम्प्लिकेट होती है। ठीक है। सो ओके जैनब। जी जैनब, चलो, डू यू हैव अ सिनेरियो? कोई है आपके पास सिनेरियो तो हम वो कर लेते हैं, वरना खुद बना लेंगे। जी मैम, मेरे पास भी है, फिर आपको जैसे बेहतर हाँ लगे। बताओ, पहले अपना बताओ। जी मैडम, 41-year-old para 4+1 presented with a bleeding and history of DNC 6 months back. हम्म। ठीक है, सो ये बस सिनेरियो। जी मैडम। स्ट्रक्चर डिस्कशन कर लेते हैं इस पे। जी जी ठीक मैडम। है। ओके मैम। ठीक है, so she is 41 years of age, para 4 plus 1, now with vaginal bleeding, and she has a history of DNC 6 months back. Very interesting. चलो ठीक है, अब करो start. Okay, madam. After mutual introduction and consent, I will confirm the biodata and demographic details. I will inquire about the last menstrual period and cycle regularity, any history of nausea, vomiting, and a breast tenderness to rule out the pregnancy. I will inquire about the details of the bleeding, its duration, its pattern, and either its first episode or previous episodes of the bleeding, amount, and associated clots or a vesicles passage, number of periods per day, and then I will inquire about any history of discharge, lower abdominal pain, urinary or bowel complaint, and feeling of mass coming outside or in the abdomen. And I will also inquire about the pattern of previous cycles. And then I will inquire about the details of DNC, whether it was missed miscarriage, incomplete or a molar pregnancy, and the events of the procedure. Whether the products of product of concept is sent for histopathology and beta HCG surveillance done or not, any extra advices provided to the patient regarding the contraception and pap smear, and any history of excessive nausea and vomiting and passage of vesicles during that pregnancy that was ended up with miscarriage. And I will review her notes also. I will inquire about any fainting episodes, any headache, cough, chest pain, hemoptysis, and right upper quadrant pain, any shortness of breath, easy fatigability, and treatment up till now. And then I will inquire about previous pregnancies, any antenatal, intrapartum, and postnatal complications during that, mode of deliveries and outcome, any persistent bleeding after the deliveries. In the medical history, I will inquire about diabetes, hypertension, tuberculosis, asthma,
any bleeding disorder or thyroid disorder or molar pregnancy in her or her family previously. And surgical history, apart from the DNCs, any other significant smoking and any medication like anticoagulants and allergy, transfusion and support at home. Madam, I have done with history. Should I proceed आप for examination? एग्जामिनेशन हाँ जी कर लें, फिर Okay. बात करते हैं. Okay, then I will examine, I will look for the BMI, blood pressure, pulse, and check for the saturation, dehydration, pallor, and whether thyroid is palpable. Do breast, chest, cardiac examination and abdominal examination to look for any visceromegaly, any tenderness, or look for any mass. And on the local examination, I'll look for the paid amount of bleeding or clots or vesicles. And then I will do a sterile speculum examination to look for any bleeding or a discharge, any mass or a nodule in the vagina. And then I will go for the bimanual examination to look for any uterine size, tenderness, and mobility, any adnexal fullness or pathology. Madam, I have completed. ठीक है, गुड. अच्छा देखिए, बात ये है कि इट वाज ठीक थी, अच्छी थी हिस्ट्री. इस तरह का सिनेरियो जब एग्जाम में आएगा, 41 years विद जनरल ब्लीडिंग पैरा 4+1, तो हमें तो नहीं पता होगा कि वो मोलर है. बिकॉज अभी तो हम मोलर की बात, बिकॉज वी नो टॉपिक आज का मोलर है. तो जी नॉर्मली जी यस, एक इंडिकेशन इसमें दी हुई है कि डीएनसी वो 6 months बैक, वहां से आपको एक हिंट मिल रही है जिसकी वजह से इन्होंने स्पेसिफिकली पूछ लिया कि कोई वेसिकल्स तो नहीं पास किए उसने, एटसेट्रा एटसेट्रा. वरना तो नॉर्मली कई दफा डीएनसी की भी बात की हो 6 months बैक की, क्योंकि पैरा 4+1 है, लास्ट में कैरेज 6 months बैक की अगर बात भी की हो तो हमारे जहन में फौरन मोलर नहीं आता, एक्सेप्ट के फिर आगे जाके आपको इंडिकेशन आए. लेकिन चलो इसके अंदर अगर एक हमें लग भी गया कि डीएनसी हुई है एंड वी हैव एन इंडिकेशन, तो थोड़ी सी और इलेबोरेटेड इसमें, इट्स ऑब्वियसली ये गायनी का एक केस बन गया, वजाइनल ब्लीडिंग के साथ वो आई हुई है. आपने, इफ इट वाज बेटर अगर आप स्टार्ट करते उसकी प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल से, और फिर उसके बाद व्हेन शी कंसीव्ड, उसके बाद से वजाइनल ब्लीडिंग के पैटर्न से, और ये भी बात करते और भी बेहतर हो जाता कि व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, जो 6 months पहले मिसकैरेज हुआ. बिकॉज अब आपका माइंड अगर मोलर की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक हिंट दी हुई है आपको सिनेरियो के अंदर, तो अगर आप ये भी बात करते हैं कि व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, तो उसके हाइपरेमेसिस का क्या स्टेटस था, थायराइड के टेस्ट का क्या स्टेटस था, क्या उसका यूरिन का टेस्ट हुआ था या नहीं हुआ था, डिड शी हैव प्री एक्लेम्पशिया नॉट. तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि एक मोलर प्रेगनेंसी के अंदर हो सकती हैं. इवन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इवन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर शी कैन डेवलप प्री एक्लेम्पशिया एटसेट्रा एटसेट्रा. तो अगर आप इस चीज को इस तरह से करके करो तो बहुत बेहतर हिस्ट्री हो जाएगी, फिर तो सही मोलर की हिस्ट्री होगी ना. तो पैसेज ऑफ वेसिकल्स वाली बात तो बहुत बाद की बात है. एंड देन बिकॉज नाउ 6 months गुजर गए, नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि प्रोबेबली अभी तक उसका, बिकॉज शी इज हैविंग वेजाइनल ब्लीडिंग, तो अभी तक कुछ मसला उसका चल रहा है. तो फिर आप उसके मेट्स की हिस्ट्री भी लोगे, जो सारी गाइडलाइन के अंदर प्रेजेंटेशन ऑफ अ मोलर प्रेगनेंसी है. हाउ कैन यू नॉट कवर ऑल दोस प्रेजेंटेशंस इन योर हिस्ट्री? आप अगर उसको बोलोगे नहीं तो आपकी तो मोलर की बात ही खत्म नहीं होगी. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका आधा डायग्नोसिस तो हिस्ट्री से ही बन जाएगा. और फिर डोंट टेक इट वेरी लाइट कि डीएनसी हो गई तो बस ठीक है, क्योंकि किसी ने उसकी मोलर पे डीएनसी की है, जो बहुत बड़ी बात है. तो आपने उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री पूछनी है. मोलर में तो अगर हेमरेज हो जाए तो वो तो टैप की तरह का हेमरेज होता है, खुदा ना खास्ता. सो आपने उससे जी अनीमिया की हिस्ट्री लेनी है, आपने उससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री लेनी है, डीएनसी उसकी कहाँ हुई, किसी ने उसे नोट्स दिए. इट्स नॉट जस्ट, एंड यू कैन नॉट आस्क हर बाय सेइंग दैट वाज इट मोलर. इवन एक पढ़ी लिखी पेशेंट नहीं आपको बता सकती कि वो मोलर थी या नहीं थी. आपने पूछना है, ठीक है, आपने ये भी पूछा कि मोलर था, और आपने ये भी पूछा कि कोई बायोप्सी की रिपोर्ट गई या नहीं. सो आपने हर चीज को सेंसिबली और प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, आपने मोलर के बजाय आपने उससे पूछना है कि डीएनसी हुई या नहीं हुई, या वो सारी चीजें, ठीक है. सो और अगर हुई तो आपने एग्जामिनर को बताना है कि यू नो कि अगर किसी पेशेंट की डीएनसी हुई होती है तो वो जो मोलर की डीएनसी होती है वो कोई आम डीएनसी तो होती नहीं है. तो उस लिहाज से आपने उस चीज को लेकर चलना है. सॉरी, ठीक है. तो हिस्ट्री आपकी वो पूरी है, और ये सारी बातें गाइडलाइन में एक्चुअली लिखी हुई है. वो जो सारी गाइडलाइन के पॉइंट्स है ना, आपने उसको उसी तरह कवर करना है. 1 मिनट, सॉरी, जरा मुझे कॉल आ रही है.
अच्छा सॉरी। मैं आपको ये बता रही थी, ठीक है। तो जी मैम। हिस्ट्री इसकी इतनी शॉर्ट नहीं है। एग्जामिनेशन वाज ओके। अब देखो बात ये है कि बाकी आपने ठीक है एचएमबी की और हिस्ट्री भी क्विकली कवर कर लेनी है। उसकी वजह ये है कि यू डोंट नो कि डीएनसी ओके वो फारिग हो गई भी है। हाँ, पेशेंट जरूर सिनेरियो में इंडिकेशन देगी आपको मोलर की, या तो पेशेंट हिस्ट्री में बताएगी या उसके अंदर कहीं बीटा एचसीजी का लेवल, एक सिनेरियो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है कि आपकी हिस्ट्री, ताकि बहुत ज्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो और आपकी फोकस हिस्ट्री हो, तो एग्जाम के अंदर जरूर कोई ना कोई सिनेरियो में होगा कि बीटा एचसीजी स्टिल हाई या जो भी ऐसी चीज। तो उसमें फिर आप और ज्यादा फोकस्ड इसमें हो जाओगे, फिर बहुत ज्यादा एचएमबी की हिस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इस तरह का सिनेरियो है तो फिर तो आपको एचएमबी की बाकी कॉजेज भी रूल आउट करनी होंगी, ठीक है। एक चीज, दूसरा चीज ये एग्जामिनेशन, अगर आपको बहुत क्लैरिटी से फोकस्ड तरीके से बात की गई है और आपको दी हुई दिया इंडिकेशन के, और आपको इंडिकेशन मिली हुई है कि जी ये मोलर है, इस तरह का मोलर ही है, तो फिर एग्जामिनेशन के अंदर आपको इसमें थोड़ा सा और इलेबोरेटेड एग्जामिनेशन करना है। आपने उसकी चेस्ट भी ऑस्कल्टेट करनी है कंसिडरिंग मेटास्टेसिस, ठीक है। तो जी मैम। इसलिए आपका आपने जितनी सिंपल हिस्ट्री एग्जामिनेशन बोला, ये इतना सिंपल है नहीं, ठीक है, इस केस में। जी मैम। और इवन इट्स नॉट अ वेरी सिंपल केस ऑफ अ सिंपल मोलर प्रेगनेंसी ऑल्सो। सो ये कोई पार्शल मोल वाला केस भी नहीं लग रहा है, क्योंकि 6 महीने पहले का से वो ब्लीड किए जा रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कोई इतना इजी केस है नहीं जितनी इजी आपने हिस्ट्री, तो इट वाज वेरी इनकम्प्लीट। तो इसको आपने और ज्यादा ठीक करना है। इन्वेस्टिगेशन, किसी ने कुछ ऐड करना है तो बता दो हिस्ट्री में, एग्जामिनेशन में कोई ऐड करना है, या क्विकली 2 मिनट्स में अगर जैनब या कोई और एक दफा ये सारी हिस्ट्री एग्जामिनेशन के पॉइंट्स बोलना चाहता है तो क्विकली बोल दे, जस्ट इन 2 मिनट्स। मैडम मुझे मैं एक बोलूं? बात। जी जैनब हेलो। पूछो, फिर अनीला आपकी बात। जी जैनब। जी मैम, मुझे ये पूछना है कि जैसे कि ये पेशेंट जो है वो ब्लीडिंग से आई थी और उसके बाद जो है डीएनसी के लिए भी हमें पूछना था ना, तो ये हम्म। पैटर्न ठीक है ना कि हमने पहले ब्लीडिंग को एलेबरेट किया फिर डीएनसी पर गए, या फिर ये होना था कि पहले मुझे डीएनसी देखो के लिए एलेबरेट करना था? मैं बताती जी हूँ। मैम। अगर तो पेशेंट अगर इस सिनेरियो में दिया हुआ है मोलर, राइट, कहीं ना कहीं जी मोलर मैम। दिया हुआ है कि 6 महीने पहले डीएनसी हुई थी, बायोप्सी में उसका पार्शियल मोल आया था बट अभी तक ब्लीड कर रही है, या कंप्लीट मोल आया था अभी तक ब्लीड कर रही है, उसने फॉलो अप नहीं किया, या फिर दिया हुआ है कि 6 महीने गुजर गए हैं, बीटा एचसीजी अब भी इतना ज्यादा है, एंड यू आर रियली थिंकिंग दैट दिस अ केस ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, तो फिर तो यू शुड ओके। स्टार्ट विद द प्रेगनेंसी एक्चुअली। कि व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट तो उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा था, इट वाज हाइपरेमेसिस, हाइपरथायरॉइड, प्री एक्लेम्पशिया और नॉट। ये 3 चीजें अगर आप मोलर में जिक्र नहीं करोगे तो क्या फायदा उस हिस्ट्री का, ठीक है। जी मैम। मोलर में आपने हाइपरेमेसिस, हाइपरथायरॉइड और प्री एक्लेम्पशिया रूल आउट करना है हर पेशेंट में, ठीक है। आपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात करनी है, उसके बाद हाउ वाज शी डायग्नोस्ड टू हैव मिसकैरेज और मोलर प्रेगनेंसी एंड वेयर डीएनसी वाज डन, और वो सारी डिटेल्स उसके बाद, ठीक है। पैप्सी ने उसके बाद के महीने कैसे गुजरे, बीटा एचसीजी हुआ है नहीं, या सिर्फ यूपीटी ही हुआ कि नहीं हुआ 3 महीने 3 हफ्तों के बाद। कई दफा ये भी तो हो सकता है कि वो ठीक हो गई थी एंड इट वाज अनदर प्रेगनेंसी ऑल टुगेदर, ठीक है। तो आपने वो सारी चीजें कि अगर फॉलो अप नहीं हुआ तो क्या 3 हफ्तों के बाद किसी ने उसका इफ नॉट बीटा आईसीजी यूपीटी किया कि नहीं किया, और उसके बाद उस तरीके से, और फिर ये कि प्रॉपर फॉलो अप हुआ है कि नहीं, बायोप्सी हुई या नहीं हुई है, जो भी है, इस तरह की सारी बातें, और फिर ब्लीडिंग, राइट। लेकिन अगर वो पेशेंट फॉर एग्जाम्पल फारिग हो चुकी है पिछली प्रेगनेंसी में और अब कोई जिक्र नहीं है मोलर का और सिर्फ एचएमवी का जिक्र है, तो फिर आप सिर्फ ब्लीडिंग से शुरू कर सकते हो और फिर उसमें लिंक कर सकते हो विद द प्रीवियस टीएनसी, ठीक है, ओके। इस तरीके से। गुड। अच्छा, क्विकली अगर करना है जल्दी से 2 मिनट में बोलना है तो बोल के देख लो और फिर हम आगे चलते हैं, जी वरना मैम। फिर। जी जी मैम। अनीला करना चाह रही है, जी अनीला। गुड। After the जी ma'am, after the preliminary introduction with the patient, I will ask her about her bleeding episode, from which time she has bleeding after her last dentation and curettage. How was the bleeding? It was associated with the passage of clots or with the passage of vesicles, and is it associated with the low abdominal pain or not? And now how many papers soaked, pad patient soaked, and is patient has done either test after test for her pregnancy after DNC, and in this episode of the bleeding, and why DNC occur in the previous pregnancy, whether it was a complete miscarriage, incomplete miscarriage, and whether there was a diagnosis of the miscarriage on the ultrasound when the DNC was done.
and where DNC was done. Previous pregnancy was associated with the hyperemesis, high blood pressure, and any sign of the hyperthyroidism. And if the notes are available, I would like to see the notes. And in the current status, I would like to I'll ask the patient about the dizziness, shortness of breath, and history of the any blood transfusion, and now and before, and history of hemoptysis. And ma'am, then ma'am, I would like to ask the medical history of hypertension, diabetes, and asthma, TB, any surgical history, drug allergy, and family history of the any choriocarcinoma, and any other carcinomas, and personal history of the patient, previous history of any molar pregnancy, and any history of the smoking, and history of the in vitro fertilization in this pregnancy, and ovulation induction in this pregnancy. ठीक है, फाइन नॉट दैट। सो बेसिकली बात ये है कि बातें सारी थ्योरेटिकली कवर करनी है, लेकिन यू हैव टू टेक हिस्ट्री ऑफ अ मोलर प्रेगनेंसी, नॉट लाइक ऑफ एनी अदर पेशेंट। तो बेसलाइन हिस्ट्री तो ठीक थी जैनब की, बट उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स ऐड होने वाले थे, ठीक है। और इसी तरह एग्जामिनेशन का भी। इन्वेस्टिगेशंस क्विकली कर लेते हैं। जैनब आप पूछो इन्वेस्टिगेशंस। Okay, madam. Madam, I want a blood group with RS factor and a complete blood pressure count with date in hemoglobin gram per साथ deciliter. साथ बताती जाती हूँ। HB उसकी Yes, 8 है, प्लेटलेट्स ठीक है। Okay, 8 HP. Okay, madam, I need indices. MCV, वो सारा माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक है, serum ferritin level. वो भी लो है। Okay. And blood group with RS factor. बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव कर लो, चलो इसका। Okay. What is husband blood group? पॉजिटिव, बी पॉजिटिव है हस्बैंड का। Okay, man. Okay, midstream urine to look for protein, pus and the sugars. वो ठीक है, यूरिन नॉर्मल है। Okay. To our postprandial levels. नॉर्मल है, Okay, 92 ma'am. Okay, HP surface antigen, anti-HIV, anti-HCV. नेगेटिव। Okay, ma'am. Madam, ये आपने CBC with date ही बताया है ना, मतलब कोई ट्रांसफ्यूजन वगैरह या ऐसी कोई तो नहीं है ना? नहीं, CBC with date ही है। Okay, ma'am. Then I want ultrasound abdomen and pelvis. Serum क्या beta देखना? HCG. Serum beta HCG, ma'am. अल्ट्रासाउंड बीटा एसिड उसका 30,000 है। 30,000. Only this reading is available. उसकी हाँ, बीटा एसिड की यही रीडिंग अवेलेबल है। Ma'am, when ultrasound abdomen and pelvis to look for the uterine मतलब कोई सेक, ठीक है मैम, मे बी न्यू प्रेगनेंसी हो, any molar pregnancy and any adnexal pathology. और मैम जो एब्डोमेन का क्या है आपने? एंड एब्डोमेन में कोई विज़ुमेगैली, मतलब कोई लिवर स्टेटस एंड रीनल स्टेटस, विस्ट्रोमेगैली? मतलब नो मैम, ऑर्गन स्टेटस। ठीक है। अच्छा देखो, बच्चा बता रहे हो अल्ट्रासाउंड के अंदर तो अब 30,000 बीटा एचसीजी दे दिया ना, तो आप यू विल डेफिनेटली बिगिन विद एनी इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी। ठीक है सर, अपने वर्ड्स थोड़े से बेहतर करो, हेल्दी सैक और आरपीओसी, ठीक है। और फिर उससे आगे बात करोगे कि एडिनेक्सल और एनी एविडेंस ऑफ वेसिकल्स इनसाइड द यूट्रस, ठीक है, कुछ ऐसे करके बोलो जो असल में आप सोच रहे हो माइंड में, ठीक है। और फिर मतलब यू शुड से कि कोई आरपीओसीज है या क्या है वो सारा कुछ। और एब्डोमेन के अंदर जाहिर है शायद आपने एब्डोमेन का इसलिए मांगा कि कोई मेट्स या कोई वो चीज तो नहीं है, बट आई डोंट नो आपने एब्डोमेन का क्यों मांगा है, लेकिन चलो इस पे हम बाद में बात करते हैं। अच्छा बीटा एचसीजी हो गया। मैंने इसीलिए ही मांगा मैम, क्या कि मांगा है? मतलब कोई एविडेंस तो नहीं है, मतलब ऑर्गन्स में इन्वॉल्वमेंट, तो वो देखना था ना। तो मैं आपको अगर पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे ही नॉर्मल दे दूं कि डबल रेसिडुअल रिएक्शन का हेल्दी सैक है, तो नहीं नीड होगी। तो फिर ठीक तो है नहीं। मैम। एब्डोमेन में मेट्स देखना कितना मुश्किल काम है, पूरा हर हर ऑर्गन का अल्ट्रासाउंड करना। उसके अलावा क्या फिर आप बगैर अल्ट्रासाउंड पेल्विस होते हुए ही क्या आप उसका सीटी मांग लोगे उसके नो मेट्स नो देखने के लिए? ये जी बात है। और मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो तो हम अभी बात करते हैं।
ठीक है, चलो गुड। और ओके मैम, तो आपने मैम फाइंडिंग क्या दी, मतलब फाइनल आपकी फिर आप डायग्नोसिस जो कहोगे कि माय होगी? further diagnosis will depend on my ultrasound report. My further investigation will depend on my ultrasound report. ठीक है। ओके मैम। तो अल्ट्रासाउंड के अंदर मैं आपको आरपीओसीज दे देती हूँ 2 into 3 सेंटीमीटर्स के। 3 सेंटीमीटर। ओके मैम। मुश्किल सिनेरियो बना दिया मैंने। जी मैम वही देख रही थी। ओके। In other words, देखो, diagnosis is going more towards the incomplete DNC which was done 6 months back, which is यस यस definitely मैम। not good, right? Beta HCG is very very high। जहां पर बीटा HCG 6 महीने के बाद 20,000 का मेरा ख्याल है फिगर है, 20 है। 20,000 से ज्यादा मोलर प्रेगनेंसी में डीएनसी के 6 महीने के बाद अगर 20,000 बीटा एचसीजी आता है, वो तो सीधा सीधा वैसे हाई रिस्क हो जाता है और इंडिकेशन फॉर कीमोथेरेपी हो जाता है। केमोथेरेपी हो जाता है। जी मैम। बेसिकली मैं आपको उस तरफ लेके जा रही हूँ। सो बिकॉज 30,000 विद आरपीओसीज नहीं हो सकता। मिसकैरेज, सिंपल मिसकैरेज में डीएनसी के बाद विद आरपीओसीज 30,000 इज वेरी लेस लाइकली, एक्सेप्ट कि वो हेट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी और उसमें एक रेडिना एक्सेल प्रेगनेंसी भी हो। सो एज देर इज नो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देर इज अ सिंगल प्रेगनेंसी और बल्कि आरपीओसीज रह गए हैं, तो ये केस जो जा रहा है, सो यू हैव टू मेक योर डायग्नोसिस। यहाँ पे थोड़ा सा आपने अपना दिमाग लड़ाना है। मैंने सिर्फ इसलिए दिया कि मोलर कैन प्रेजेंट लाइक एनीथिंग। So जी molar मैम। can present like a partial mole in itself. It can present like a twin with a partial mole. ये एग्जाम मुझे लगता है कि एग्जाम सिनेरियो इस किस्म का जरूर आएगा या आता है कि molar with one twin partial mole and other normal, उसको कैसे लेके जाना। मोलर इतना आसान आएगा नहीं ऑब्वियसली। क्यों आएगा एग्जाम? अगर मोलर आएगा तो वो फिर प्रॉपर आएगा ना कि यू फर्स्ट हैव टू मेक अ करेक्ट डायग्नोसिस, ताकि उसके डायग्नोसिस के मुताबिक आपको पता हो ट्रीट कैसे करना है। ठीक है। तो या फिर आएगा कि इनकम्प्लीट डीएनसी से रिटेन प्रोडक्ट्स। ये जरा ज्यादा मुश्किल सिनेरियो हो गया क्योंकि 6 महीने से रिटेन प्रोडक्ट्स और इतना हाई बीटा एचसीजी हो गया। नॉर्मली होता है कि हफ्ता पहले डीएनसी हुई है, आरपीओसिस के साथ पेशेंट आई है और फिर आप फैसला कर रहे होते हो कि आपने क्या करना है। और तीसरी चीज और किस तरह का आ सकता है, कंप्लीट मोल इन इटसेल्फ आ सकता है। वो एक डिफिकल्ट सिनेरियो होता है, सिर्फ कंप्लीट मोल को ट्रीट करना। और वो और किस तरह आ सकता है, रिकरिंग मोलर आ जाता है। तो ये इस किस्म का होता है। ठीक है सर। या रेजिस्टेंट, हम्म। रेजिस्टेंट भी हो सकता है ना मैम, वो भी आ सकता है। ये आप कर लो। अच्छा। जी मैम। ठीक है। अच्छा, सो मैं आपको ये बता रही थी। तो दो चीजें आपने बुक से रट्टा मार लेनी है। इट्स फॉर थ्योरी एज वेल, और ये आपके टॉक्स के लिए भी है। 2-3 टेबल्स बने हुए हैं, एक इंडिकेशंस फॉर कीमोथेरेपी, एक फिगो क्लासिफिकेशन फॉर लो रिस्क हाई रिस्क। ये यस मैम। 1 to 3 पॉइंट्स है। रट्टा मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन यू हैव टू नो देम, राइट? आप लो रिस्क हाई रिस्क को कैटेगराइज नहीं कर सकते अगर आपने वो टेबल याद नहीं किया हुआ फिगो वाला। अगर देखो, अगर आपके माइंड में इंडिकेशंस फॉर कीमो होता और आपने सुना होता कि 6 महीने के बाद उसको उसका 20,000 बीटा एचसीजी है, तो आप जो है फौरन मतलब फौरन दिमाग जाता कि ये तो केस हाई रिस्क है, शी इज पेशेंट फॉर कीमोथेरेपी। तो डायग्नोसिस आपने, इट डोंट टेक मोलर एज अ वेरी सिंपल केस। डायग्नोसिस बनाना भी इसका इतना आसान नहीं है, स्पेशली हमारे सिनेरियोज में, क्योंकि पेशेंट इतना अर्ली प्रेजेंट नहीं करेगा, या पेशेंट कॉम्प्लिकेट होकर ही आएगा, या इधर उधर से डीएनसी करा के रिटेन प्रोडक्ट के साथ आएगा, या 6-6 महीने के बाद आएगा। तो आपका केस तो खैर सबसे मुश्किल मैंने कर दिया। तो ये मैंने इसलिए आपको डायग्नोसिस बता दिया कि इस तरीके से आपने डायग्नोसिस बना लेना है। ठीक है। और सो मैंने आपको दे दिया, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दे दिया, 2 into 3 सेंटीमीटर के आरपीओ बीटा एचसीजी उसका 30,000 है, डीएनसी प्रीवियसली हुई थी, और उसकी हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई दफा हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट भी होती है जिसमें कंप्लीट मोल या पार्शियल मोल होता है, राइट? और पेशेंट इज प्रेजेंटिंग आफ्टर 6 months ऑफ इवैक्यूएशन विद आरपीओसीज और विद वेरी हाई बीटा एचसीजी। चलो आगे बताओ, इसका क्या करेंगे? मैम इसकी अब फिगर निकालनी है, तो शुड आई प्रोसीड? आगे आप मैनेज करो। Okay, madam. First of all, I will complete my missing investigation. वेरी Then I will counsel my patient and her attendant बट यू डोंट regarding हैव the diagnosis. कंप्लीट, नहीं, हाउ कैन यू स्टार्ट काउंसलिंग? अपनी Yes, ma'am. इन्वेस्टिगेशंस तो पूरी करो ना। Oh, यू कैन नॉट chest ट्रीट X-ray. दिस पेशेंट। यस, मांगो। Yes, ma'am. Chest X-ray, madam. ठीक है, और वो नॉर्मल है। Or madam, LFTs, RFTs. गुड।
ठीक है, चलो वो भी नॉर्मली। और मैम उसके अलावा आप मुझे बेशक कोएगुलेशन। मांगो, आप एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड मांगो। यस मैम, ओके, क्योंकि आई अब नीड आपने लिवर का अल्ट्रासाउंड। टेक्सचर देखना है, लिवर के मेट्स देखने हैं। बेशक एलएफटीज भी नॉर्मल है, लेकिन अब आपको एक पूरी पिक्चर चाहिए, एब्डोमेन की भी चाहिए, ठीक है। जैसे आपने चेस्ट एक्सरे मांगा, बिकॉज बीटा एचसीजी सो हाई यस 6 मैम। months आफ्टर इवैक्यूएशन, ठीक है। मैम अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। हम्म, ठीक है, वो नॉर्मल है। Madam, if record of DNC available, I want to review this. गुड। अच्छा, इस केस के अंदर अब चलो मैं दे देती हूँ कि उस वक्त उन्होंने, उनका था डीएनसी की बायोप्सी रिपोर्ट पे कंप्लीट मोल था। Okay. अनीला का क्वेश्चन साथ ही ले लेते हैं जी। अनीला, मैम हमें ये अल्ट्रासाउंड पे मेट्स नजर आ जाते हैं लीवर के अंदर? नॉट रियली, लेकिन एक बेहतर है। देखो, आपने सर कीमो भी देनी है, ठीक है। एलएफटीज नॉर्मल है, अगर तो एलएफटीज खराब हो फिर तो डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन बन जाता है। लेकिन देयर इज नो हार्म, वही बात है, आपने उसे कीमोथेरेपी भी देनी है। अगर आप नहीं भी मांगोगे अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन तो इट इज जस्टिफाइबल, इंस्टेड आप डायरेक्ट सीटी भी मांग लो for the spread of the disease, right? Because there is a histopathology report available which shows complete mole. Now patient is here with high beta HCG 6 months after evacuation, and even now she's having POCs. There was no complete follow up done, और तो देर इज नो हार्म कि अगर आप एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड नहीं मांग रहे, लेकिन कोई बड़े मेट्स हैं वो फिर भी नजर आ भी जाते हैं लिवर में नोड्यूल्स की तरह या कुछ ऐसा, तो यू कैन आस्क फॉर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। एंड क्योंकि इस केस में अभी जैनब ने मांगा नहीं था, लेकिन हम सीटी एब्डोमेन जरूर कराएंगे टू रूल आउट मेट्स, ठीक है। जी मैम, थैंक यू। जी जैनब Should I proceed further? जी। Okay, so first of all, I will complete my missing investigation. Then I will counsel my patient and her attendant regarding the diagnosis that she's having the uh, complete molar pregnancy. No, ma'am, is choriocarcinoma, and that is a high risk pregnancy. And I will emphasize the need for treatment, and I will also tell my patient that she has a ठीक है, moderate anemia. So I will provide her support. For this, I will admit my patient and I will एक involve my मिनट एक मिनट, आपने डायग्नोसिस कोरियोकार्सिनोमा बताया है पेशेंट को? जी मैम। एक मिनट ठहर जरा, आपने कोरियोकार्सिनोमा कैसे बोल दिया? मैम मैंने तो बीटा, कंप्लीट मोल बोला था। मैम वो उसकी डीएनसी हुई थी, उसके बाद जो ब्लीड कर ठीक है रही ना, है और कार्सिनोमा बेशक बीटा इससे ज्यादा है, लेकिन इट कैन बी, पर परसिस्टेंट है ना, सीएससीटी। परसिस्टेंट यस मैम। जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज है बेसिकली, के बायोप्सी रिपोर्ट पे आएगा जैसे खुदा ना खास्ता किसी का एडिनो कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम आ जाता है। तो हम ये तो नहीं कहते कि हर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एडिनो कार्सिनोमा, देयर कैन बी क्लियर सेल सीरस कार्सिनोमा एज वेल, देयर कैन बी अनदर टाइप्स आल्सो। सो कोरियोकार्सिनोमा इज अ वेरी स्पेसिफिक डायग्नोसिस मेड ऑन बायोप्सी रिपोर्ट। उसका आया था कंप्लीट मोल, राइट? कंप्लीट मोल कैन बी नियोप्लास्टिक आल्सो, राइट? तो कोरियोकार्सिनोमा का तो लफ्ज हमने अभी बोला ही नहीं, तो आप परसिस्टेंट डिजीज भी कह सकते हो उसको जी। यस मैम। I will counsel my patient about the diagnosis that she is having the persistent molar pregnancy and with a moderate type of anemia, and it is a high risk condition. Gestational disease, gestational, Yes, there ma'am. is a term जी, ठीक है। Okay. Yes, ma'am. Ma'am, I will provide her support, and I will tell my patient about the need for the importance of treatment, and I will admit my patient, and I will involve multidisciplinary team. I will involve the senior gynecologist, oncologist, and physician and radiologist for the management. And first of all, as my patient is presented with a bleeding and she has a moderate type of anemia, so I will stabilize her and I will resuscitate her and correct her anemia. And meanwhile, I will, after discussion with the oncologist, we will plan for the chemotherapy. Madam, is her score is her score figure scoring is 5. So she will need, she's a low risk and she will need the single agent chemotherapy. For this, we will the general condition of the patient. And meanwhile, after discussing it, we will discuss about the cost and surveillance of beta HCG and need for follow-up.
And then we will plan for the single agent chemotherapy in the form of methotrexate. Hello. POCs का क्या करेंगे फिर? RPCs का मैडम वो तो कीमो पे ठीक हो जाएगा। सॉरी, डोज देंगे तो यू वर नॉट रॉन्ग। देखो, Yes, एक दो ma'am. बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। बात वही है, जैसे मैंने कहा कि इट्स अ थ्योरेटिकल स्टेशन, हर बंदे ने Yes, ma'am. रट्टे मारे होंगे। एवरीवन विल, जिस जिसको आता है स्टेशन वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, Yes, ma'am. एक मिनट, सॉरी मुझे पता नहीं कॉल आ रही है, मैं थोड़ा सा कहती हूँ। अच्छा, सो आपने जब आंसर देने हैं, बिकॉज यू, आई नो फ्रॉम योर आंसर्स दैट यू नो थ्योरी एंड एवरीथिंग, लेकिन उसको थोड़ा और खूबसूरत तरीके से जवाब दो ना। आप कह रहे हो बिकॉज शी इज लो रिस्क, दैट्स व्हाई शी नीड सिंगल रिजीम कीमो, सिंगल ड्रग कीमोथेरेपी। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप ये कहो कि शी इज लो रिस्क बिकॉज शी इज इन द स्कोर लेस देन 6 और लेस देन 7 according to FIGO scoring for gestational trophoblastic disease, as she has got these points, वो 6-8 पॉइंट्स आपने याद क्यों, जो स्टेबल के अंदर है कि इसके मेट्स नहीं है, इसका ये नहीं इन्वॉल्व, इसका वो नहीं है, इसकी एज ऑल दो ज्यादा है, प्रेगनेंसी, ये वो करके आप उसको उनको स्कोर बताओ, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इसका ये लेस देन 7 स्कोर है, दैट्स फॉर सिंगल रिजीम, बट शी नीड्स कीमोथेरेपी बिकॉज इट्स बीन 6 months, एंड अगेन अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन अगर 6 महीने गुजर जाए डीएनसी को तो, और 20,000 से ज्यादा बीटा एच, तो अपने ये फैक्ट्स और फिगर्स बोलो ताकि पता चले कि आपके फिंगर टिप्स पे ये टॉपिक। Okay, ठीक ma'am. है, अगर आपको कुछ परसेंटेज, अब व्हेन यू आर डूइंग काउंसलिंग ऑफ अ पेशेंट विद जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, यू कैन नॉट जस्ट से दैट आई विल टेल हर द हाई रिस्क नेचर ऑफ द डिजीज और द importance of treatment. Tell the examiner and your patient what is high risk nature of the disease. उसको बताओ कि this is not a simple pregnancy. जिस तरह हम एक वार्ड में बैठ के पेशेंट को कह रहे होते हैं कि जड़ों वाला हमल है, it's not a simple pregnancy. It's can get malignant, and once it gets malignant, you can end up even in mortality if you don't get treatment. And if you get treatment is that important कि ये दुनिया का वाहिद कैंसर है जिसकी 100% ट्रीटमेंट है, जिसमें 100% सर्वाइवल है, मतलब वरना 5 year सर्वाइवल्स फॉर ऑल द कैंसर्स इन द बॉडी आर नॉट 100%, उसका प्रोग्नोसिस या 100% सर्वाइवल नहीं है। दिस इज द ओनली सीए इन द बॉडी के इफ यू गेट दिस ट्रीटमेंट इट हैज गॉट 100% सर्वाइवल। ठीक है, तो अपनी ये बातें अगर बोलोगे तो फिर ही आपके 70% से ज्यादा मार्क्स आएंगे ना उस स्टेशन में। वरना ये जो बात आप बोल रहे हो ये तो हर बंदा जो 4 साल की ट्रेनिंग करके और थ्योरी पास करके वहां पे बैठा है वो तो वो बोलेगा वहां पे, और वो शायद 60% मार्क्स ले ले या 58 मार्क्स ले ले, विच इज नॉट पासिंग इन द स्टेशन। इस टाइप के स्टेशन में आपने मोर देन 70% स्कोर करना है ताकि कोई मुश्किल स्टेशन आए तो उससे आपके मार्क्स कवर हो जाए। ठीक है, तो Ma'am. इसमें आपने जितने फैक्ट्स और फिगर्स हैं, जो थ्योरेटिकल स्टेशन आता है उसमें आपके इंसिडेंसेस के मार्क्स हैं कि आप कितने, क्या परसेंटेजेस, कितना बंदा कितनी परसेंटेजेस वहां बोल के आया है, कितने आप स्कोरिंग फैक्ट्स और फिगर्स बोल के आए हो। कीमोथेरेपी, अब ये आई थिंक जीटीडी इज द डिजीज जिसके अंदर आपको कीमोथेरेपी अच्छी आनी चाहिए। बेशक आप सीएम एंडोमेट्रियम, सीएम सर्विक्स, उन सब की, या ये जो सीए ओवरी है उनकी कीमोस के सिर्फ साइड इफेक्ट्स नाम और थोड़ा बहुत याद कर लो तो शायद काम चल जाए वहां पे। लेकिन जीटीडी इज वन थिंग जिसमें आपको वो टेबल्स याद होने चाहिए जो आपकी बुक में बने नहीं, मैम क्योंकि वो एक तो इसमें बहुत कंटिन्यू करें? सारी वो है नहीं जी, इमाकोथेरेपी और वो सारी जो थेरेपीज है। और आपको इसके सर्वाइवल रेट्स पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किसमें आपने डायरेक्ट सर्जरी पे पहले प्रोसीड करना है और किसमें नहीं। इस किस्म के केस में आप सही कह रहे हो, वील इन्वॉल्व एन oncologist. She got DNC done 6 months back. Now, very small amount of pieces are still there. You will discuss with the oncologist whether first DNC clearance needs to be done और फर्स्ट कीमोथेरेपी। मोस्टली इस किस्म के पेशेंट्स में वो कीमोथेरेपी को प्रेफर करते हैं ओवर अनदर सर्जरी। हाउएवर अगर यही पेशेंट आपकी 1 week के अंदर अंदर आई होती विद इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन एंड डायग्नोसिस ऑफ कंप्लीट मोल और समथिंग, फिर हम उसी वक्त रीवैक्यूएशन कर लेते। लेकिन इस किस्म के पेशेंट के अंदर मोस्टली फर्स्ट कीमो, बट ऑन्कोलॉजिस्ट विल डिसाइड इफ ऑन्कोलॉजिस्ट सेज कि वी नीड टू डू रीवैक्यूएशन फर्स्ट एंड देन आई वांट टू डू द कीमो, तो फिर हम अकॉर्डिंगली देख लेंगे। वरना आपकी बात ठीक है कि हम कीमो दे देंगे। ठीक है, मैडम मैम तो स्लो फीचर्स के साथ
मैडम मैम सेम फीचर्स के साथ पेशेंट अगर 1 वीक के बाद प्रेजेंट करती है, मतलब यही सारे फीचर्स है, तो आप कह रही हैं पहले हम मतलब सर्जिकल इवैक्यूएशन करेंगे, RPOC उसके अंदर 20,000 फिर ऑब्वियसली 30,000। विल इन्वॉल्व ऑन्कोलॉजिस्ट, लेकिन उसमें फिर फर्दर, क्योंकि अब ये तो 6 महीने गुजर गए एंड बीटा एचसीजी सो हाई, तो और पीसेस आर वेरी वेरी स्मॉल ऑल्सो, तो मोस्टली oncologist what I have seen is that they prefer doing chemotherapy first, but if she has presented 1 week after the previous evacuation, तो you'll definitely again discuss with the oncologist. हो सकता है oncologist कहे कि मैं इसको कीमो ही डायरेक्टली दूंगा, या ये भी हो सकता है कि वो आपसे कहे कि रीवैक्यूएशन. what I have seen is that कि जो पीसेस बचा कर आए होते हैं उनकी फिर रीवैक्यूएशन हम फौरन कर देते हैं. जी नीला. मैम ड्यू हॉर्स में लिखा हुआ है कि रीइवैक्यूएशन तब करते हैं जब आपका बीटा एसिडी लेस देन 5,000 हो, पेशेंट आपकी जो है ना वाइडली अनस्टेबल है ड्यू टू ब्लीडिंग की वजह से, और तीसरा भी कोई क्राइटेरिया है जो मुझे याद नहीं है, ड्यू हॉर्स में लिखा हुआ है, किसी और वेरी को गुड. याद हो अच्छा, तो बता इवन कई दफा इस तरह का पेशेंट जो इतनी एक्सेसिव ब्लीडिंग के साथ आया होता है और शी इज पैरा 4+1, और उसके अंदर पीसेस होते हैं, और इवन कई दफा प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज का डायग्नोसिस होता है या कुछ ऐसा होता है, उसके अंदर इवन हमें कई दफा और वाइटली अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग, उसमें इवन हिस्टेरेक्टमी भी आपकी फर्स्ट ऑप्शन हो सकती है, ऑल्दो दैट कोई सान हिस्टेरेक्टमी नहीं होती, लेकिन इस किस्म के पेशेंट में जिसमें प्रीवियस इसकी फैमिली कंप्लीट है वो सारा है, उसमें आप उसको वो ऑप्शन भी फर्स्ट में दे सकते हो कि इंस्टेड के आप उसके आरपीओसी को छेड़ो और ब्लीडिंग कराओ और हेमरेज करो, यू कैन डायरेक्टली प्रोसीड फॉर हिस्टेरेक्टमी आल्सो. अनिला ने बड़ी अच्छी इंडिकेशंस बोली हैं, बिल्कुल इसी तरह ही है, और इट्स ऑलवेज बेटर व्हेन यू आर इन वाइवा, तो आप ये सारी इंडिकेशंस बोलो. ठीक है ना. जैसे मैंने कहा कि उसमें तो आपके पास टाइम भी होगा क्योंकि स्टेशन छोटा है, इसमें तो सारी आपने थ्योरी निकाल देनी है, तो वो ये सारी बातें आप बोलो कि ये क्राइटेरिया है रीवैक्यूएशन का और ये वो है. ठीक है. मैम ये बताऊं सारी मैनेजमेंट दोबारा से दोबारा क्विकली. बिल्कुल. Okay, ma'am. First of और all, I will मैं complete my missing investigation and I एक will बात counsel my और, ये patient and फर्स्ट her. ऑफ ऑल और लास्ट ऑफ ऑल और ये चीजें बिल्कुल नहीं बोलनी, ना एग्जाम में ना क्लिनिकल Okay, प्रैक्टिस okay, में, ma'am. ये बहुत डिस्ट्रैक्टिंग Hmm. किस्म की बातें होती हैं. ठीक है. सो जस्ट हाँ, Okay, ma'am. स्टार्ट करें. Okay. I will counsel my patient regarding the diagnosis and her attendant that she is having the persistent gestational trophoblastic disease, and tell about the its malignant condition, and I will inquire. I will also tell about the proper treatment and the follow-up, as it is a high-risk condition. So I will discuss about the need of treatment, and I will provide the support to my patient. And I will stabilize the first and resuscitate my patient. As she is having the moderate anemia, so I will stabilize her condition. Meanwhile, I will involve multidisciplinary team, senior gynecologist, oncologist, physician, and a radiologist, and a counselor for the better treatment. So I will discuss the treatment option, its cost, complication, beta HCG surveillance, and the follow-up. So as my patient is under the FIGO scoring, she is dropped under the 6 score. So she is the low risk. For this, she has a treatment option, good, that is a single agent chemotherapy in the methotrexate, which is a dose of 50 milligram IM on the day 1357 with the folinic acid 15 milligram orally on the day 2 and 6 and 2, 4 and 6, 8. And we will repeat every 2 weeks. And after each dose, I will review my patient for any bleeding or the symptoms and review the side effects of the drug treatment. And I will encourage my patient about the diet, hygiene, and the treatment compliance. I will discuss the contraception option and in the form of sterilization or the LARCs, long-acting reversible contraception. If she wants to preserve her fertility, so I will tell my patient about the further follow-up and the next pre-pregnancy counseling and how she can, when she pregnant, she should book her under the consent-related care. मैम ये ठीक ठीक है, था. लेकिन 41 ईयर को आप फर्दर प्रेगनेंसी की बात ही क्यों कर रहे हो? सीधी सी बात है. ठीक है ना. शी मैम इज 41 ईयर्स ऑफ एज एंड शी गॉट मोलर, तो देर आप बाय में बिजी कर ही ना करो फर्दर प्रेगनेंसी की बातों का. वो तो बहुत ही रेयर है कि कोई पेशेंट कहे कि मैंने फिर भी कंसीव करना है, तो वो बात की बात है, लेकिन 41 को तो हमने बहुत बुरी तरह डिस्करेज करना है, चाहे वो जो भी हो. अच्छा ठीक है. सो यू वर गुड. मैं ये कह रही मैडम थी कि जी क्विकली हम सारे सिनेरियोस कवर कर देते हैं मोलर के. जी. जी मैडम, ये भी कर लें। और मैडम एक ये चीज पूछी थी, जैसे इसमें आपने बोला कि इसकी HP 8 थी,
तो हम इसमें स्पेसिफिकली कहेंगे कि हम इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू 2 पैक्सल ट्रांसफ्यूजन करेंगे और फिर डेफिनेटली, आईवी आयरन टू ही, डेफिनेटली सिर्फ 2 ही करेंगे। इसमें अनीमिया की ट्रीटमेंट बहुत, 2 लगाओ और हर वक्त 2 इन हैंड रखो, ठीक है ना। ठीक है, और फिर एंड व्हाट एक अबाउट आयरन लगा। एंटी, मैंने बी नेगेटिव हस्बैंड 5 का ब्लड ग्रुप जी मैम, वो किया, एनटीडी। बी पॉजिटिव हस्बैंड का किया, किसी ने इसमें एंटीडी का जिक्र किया, किसी ने इसमें डायरेक्ट कुम्स टेस्ट का जिक्र नहीं किया। 6 महीने गुजर गए डीएनसी को। सबसे पहले तो ये पूछना है कि पिछली डीएनसी में लगा था या नहीं लगा था। अगर लग गया था तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं लगा था तो फिर यू हैव टू चेक हर यस एंटीबॉडीज मैम। लेवल, राइट। लेकिन मैडम अगर पेशेंट और ने आगे इनडायरेक्ट प्रेग्नेंट ही नहीं होना तो फिर एंटीडी की जरूरत तो नहीं रहेगी। हेलो। फिर भी बेशक नहीं होना, यू नेवर नो। उसका देखो, हम तो स्टरलाइजेशन उसकी कर देंगे या हम उसको कॉन्ट्रासेप्शन दे देंगे, बट अगर दुनिया में कोई चीज 100% नहीं है, यू नेवर नो शी गेट्स बेटर, उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मैम, आपने पेशेंट को एंटीबॉडी लगाना है, अगर वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप पे और हस्बैंड का पॉजिटिव है। डीएनसी में तो बच्चे का हमें पता नहीं होगा, लेकिन अगर किसी के बच्चे का पॉजिटिव आया और उसकी फैमिली कंप्लीट होगी, बीटीएल डू गिव हर एंटीटी इन एनी वे। जी, मैम कंप्लीट मोलर है और फिर 6 महीने हो गए हैं, फिर भी देंगे इस सिनेरियो में? पिछले में डीएनसी में नहीं लगा तो दे देंगे। कंप्लीट मोल के अंदर भी देखो, आप इसलिए कह रहे हो कि फीटस नहीं बना है ना, लेकिन फिर भी देंगे, ओके ओके मैम। ठीक है ना। क्योंकि वो हस्बैंड के एक्चुअली जो कंप्लीट मोल की जेनेटिक्स है वो स्पर्म से ही तो बनती है। उसमें ओसाइट का तो जीन्स होती ही नहीं। वो तो स्पर्म ही के 46XY होते हैं जो मिलके 23XY ये होते हैं, जो 46XX या XY बनाते हैं, वो कंप्लीट मोल होता है फिर, ठीक है ना, अगर आप इसकी जेनेटिक्स में जाओ। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि गुड, अच्छा सो क्विकली, अगर बहुत सिंपल सा हम देख लें, अगर अगर यही सिनेरियो आता, शी वाज यंगर, शी वाज 25 और 20 और 30 इयर्स ऑफ एज एंड शी हैड अ मोलर प्रेगनेंसी ऑन अल्ट्रासाउंड, तो क्या करते क्विकली आप? इसकी मैनेजमेंट, इसके इवैक्यूएशन, सारे स्टेप्स बताओ, क्या क्या करोगे जैनब। Okay, ma'am. First of all, I will complete my missing investigation. Then I will counsel my patient regarding the diagnosis that she is having the molar pregnancy, and tell about the fetal-maternal implications. And I will complete my missing investigation and counsel my patient about the treatment options in the form of suction and evocation. For this, I will involve multidisciplinary team, and meanwhile, I will complete her pre-op investigation, including beta HCG, chest X-ray, and tell her about and I will counsel about the complications can occur during the suction evocation, and keep blood in hand, and I will ask my patient to arrange the blood. And after that, after giving admission to my patient, and after completing workup, and we will shift the patient to the operation theater, and WHO surgical safety checklist should be reviewed. And under anesthesia, we will start the suction in evocation, and we will keep we use the cannula 12 to 14 mm, and it should be in the lower part of the uterus. It should not be too much higher up to prevent the perforation. And once the cavity has been emptied, we will start the syntocinon after making sure. And we will also avoid the ergometrine during this. And meanwhile, after the DNC, we will send the specimen for histopathology, and shift the patient to the recovery room, look for any bleeding, and tell the patient about the follow-up, and review the histopathological report, and tell further about the complications, contraception, and discuss about the next pregnancy. गुड, अच्छा अब ये बातें आप थोड़ी सी इसको और बेहतर करके अगर बोलो, ठीक है। प्रिपेयरिंग अ पेशेंट ऑफ मोलर प्रेगनेंसी फॉर इवैक्यूएशन इज डेफिनेटली नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी पेशेंट प्रिपरेशन। एक चीज आपने, ठीक है, इसमें चीजें कुछ ऐड की थी, लेकिन व्हाई यू जस्ट सेइंग दैट आई विल टेल हर अबाउट रिस्क्स ऑफ इवैक्यूएशन? बोलो ना वो रिस्क, वो बोलो तो सही, Okay. क्या रिस्क हो सकते हैं? शी कैन एंड अप इन हेमरेज, वेरी वेरी बैड हेमरेज, शी कैन एंड अप इन परफोरेशन, शी कैन एंड अप इन द वर्स्ट सिचुएशन, एम्बोलिज्म,
अल्लाह ना, Okay. बट एम्बोलिज्म नहीं है इसमें, एम्बोलिज्म ऑफ द डिजीज इटसेल्फ है। और सबसे लास्ट कॉम्प्लिकेशन ये है कि बायोप्सी पे वो कार्सिनोमा निकला है। सो उसको आप ये बातें बोल बताओ, क्योंकि ये वाली कॉम्प्लिकेशन किसी भी डीएनसी की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है ना, एक सेकंड, Okay. सॉरी। अच्छा ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि सो इट्स नॉट लाइक नॉर्मल पेशेंट और ऑर्डिनरी उसका वो नहीं है। अब आपने इसी पेशेंट को अगर आप बोलो तो किस तरह बोलोगे? इसको आप इस तरह से बोलोगे कि जब आपने प्रिपरेशन किया, आपको ये रिस्क बोलने हैं पेशेंट को, और क्योंकि हम कंसेंट में भी इस पेशेंट के ये सारे रिस्क लिखते हैं। उसके बाद व्हेन द पेशेंट वाज इन द हॉस्पिटल, ब्लड अरेंजमेंट की बात करो, एचबी को देखते हुए आप कहो कि 2 इन हैंड होंगे। कई दफा ऐसा पेशेंट ब्लड के साथ ओटी में शिफ्ट होता है। उसके बाद आप जब इवैक्यूएशन के लिए शिफ्टिंग से पहले डिस्कस अबाउट द सर्वाइकल प्रिपरेशन आल्सो, राइट? नॉर्मली आम हॉस्पिटल में आमतौर पे सर्वाइकल प्रिपरेशन का प्रोटोकॉल है हर डिपार्टमेंट का। सिमिलरली मोलर का भी है। तो आप बोलो एट टाइम्स इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ शिफ्टिंग सर्वाइकल प्रिपरेशन की जाती है, अदरवाइज नहीं की जाती तो बोलो कि मैं इसमें नहीं करूंगी, क्योंकि अदरवाइज हर डीएनसी में होती है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट बोलोगे ही तो मार्क्स मिलेंगे, वरना 55 या 58 मार्क्स होंगे, नॉट 60। पासिंग परसेंट अगर 60% है तो यू विल गेट 55 और 58 इवन आफ्टर दिस गुड आंसर जो आपने आज अभी आंसर दिया। बहुत अच्छा दिया, लेकिन इस जवाब के बावजूद भी 58 तक शायद आए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग थी। देन यू डिड इवैक्यूएशन, राइट? ईयूए के बाद आपने जब इवैक्यूएशन शुरू की, यू हैव टू बी केयरफुल। उसमें ये बात अच्छी थी आपकी कि लोअर सेगमेंट में रखा, या इवन सर्विक्स पे इंटरनल लॉस तक रखते हैं सक्शन का। इट्स सक्शन इवैक्यूएशन, इट्स नॉट क्यूरेटाज, राइट? क्योंकि क्यूरेटाज में कुछ अगर एम्बोलिज्म हो जाए तो टेबल डेथ, राइट? तो इसमें ये छोटे छोटे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। सिंटोसिनॉन पे आपने कमेंट करना है कि आई विल सी इफ शी नीड सिंटोसिनॉन और नॉट। नॉर्मली वी डोंट गिव सिंटोसिनॉन इन दीस पेशेंट्स। अगर हेमरेज है तो सिंटोसिनॉन दे दो, अदरवाइज बाय मैनुअल मसाज ही कर दो तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो आपने इसके अंदर उस तरीके से सिंटोसिनॉन का वो नहीं करना। और अर्गोमेट्रिन तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उसका तो जिक्र ही नहीं है इसके अंदर। सिंटोसिनॉन पे बल्कि डिस्कशन है, तो आपने वो कर लेना है। और फिर इफ ब्लड नीडेड और नॉट, और फिर स्पेशली हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजोगे और बायोप्सी फॉलो करोगे, और फिर अकॉर्डिंगली, और फिर फॉलो अप पे जरूर बात करनी है। फॉलो अप पे वही बात करो ना जैसे आपके गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि विद इन इतने डेज अगर उसका बीटा एचसीजी नॉर्मलाइज हो गया तो फ्रॉम द डेट ऑफ सर्जरी मैं इसको यूं करूंगी, या 3 वीक्स के बाद यूपीटी कराऊंगी, या जो भी है बीटा एचसीजी कब रिपीट करूंगी, और कब कब किस किस तरीके से बीटा एचसीजी रिपीट होगा, और उसके बाद और फिर नेक्स्ट कंसेप्शन कब अलाउ करूंगी, और वो सारा, और कॉन्ट्रासेप्शन अगर बीच में दूंगी तो वो बहुत स्पेसिफिक तरीके से बोलोगे। हर तरह की कॉन्ट्रासेप्शन में दे सकती हूँ वंस बीटा एचसीजी इज नॉर्मल, शी इज अ यंग पेशेंट, उसे रिवर्सिबल चाहिए, इवन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो ले सकती है, इवन मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी चीजें आप बोलो। ठीक है, और तो फिर आपका आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है सर ना, सो गुड। अच्छा, और उसके बाद फॉलो अप भी बता दो जल्दी से, फिर ट्विन विद मोलर क्विकली कर लेंगे जी। We will follow the patient till 56 days, till her 2 weekly, till her normal beta HCG level will be done. And after that, we will do her in the partial or complete, it is different. And in the partial, once her 56 days after completion, we will do her repeat test 4 weeks after that. ठीक मैम है, उसमें अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो फिर उसका कंप्लीट फॉलोअप हो जाएगा। और कंप्लीट का मतलब हम ऐसे करते हैं कि 56 डेज तक करते हैं, 2 वीकली करते हैं, टिल जब तो नॉर्मल आ जाता है तो फिर जो है वो हम फ्रॉम द एवोकेशन जो है उससे हम मंथली टिल 6 मंथ करवाएंगे। if within 56 days beta HCG is normal, then from the date of evacuation, The follow-up is patient, done till 6 yes months. मैम। If it doesn't come अगर back वो to normal within 56 जी days, then follow-up is done from the date it came back to normal. ठीक है, इस नॉर्मलाइजेशन, तरह से जी गुड, मैम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास, अच्छा मैं इसलिए कह रही हूँ सिंटोसिनॉन का बात, इवैक्यूएशन के हर स्टेप्स की बात, उसके अलावा बिकॉज यू कैन नॉट इमेजिन कि हम इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी एक ने जरूर देखा होगा ऐसा पेशेंट जो मोलर में एम्बोलिज्म की वजह से खुदा ना खास्ता फौत हो गया हो।
और इस हद तक इट इज अ वेरी वेरी रेयर केस। मैंने एक ऐसा पेशेंट भी देखा है जो बड़ी अच्छी जगह से टीचिंग हॉस्पिटल से इवैक्यूएशन करा के आई मोलर की, एंड शी वाज नॉट सेप्टिक, शी वाज इन एक्यूट किडनी फेलियर, एंड वी कुड नॉट मेक अ डायग्नोसिस कि उसका मोलर के बाद किडनी फेलियर कैसे हो गया, क्योंकि अच्छी भली जगह पे उसका हुआ था इवैक्यूएशन, और जाहिर है हेमरेज का भी उन्होंने ख्याल रखा होगा, और हर चीज का जब हेमरेज नहीं इतना हुआ या वो नहीं हुआ तो किडनी फेलियर कैसा हो गया, एंड आहिस्ता आहिस्ता वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में चली गई, उसके एलएफटीज और हर चीज ही खराब थे। तो इट वाज द एम्बुलेंस जो कि मल्टी ऑर्गन, इट इज अ रेयर थिंग कि मल्टी ऑर्गन्स में एम्बुलाई चले जाए और वहां जाके फेलियर करना शुरू कर दें। तो जब अगर क्यूरेटाज बुरी तरह किया जाए मोलर प्रेगनेंसी में, या इसमें बगैर सोचे समझे सिंटोसिनॉन भी दे दी जाए, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और एम्बुलिज्म के किसी भी फैक्टर को प्रमोट किया जाए, तो अच्छी भली यंग पेशेंट कैन डाई। ठीक है। सो इसके हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह इसीलिए आपने व्हेन यू विल बी डूइंग इट इन रियल लाइफ आल्सो, मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि मोलर को आपने लाइट नहीं लेना, बेशक वो पार्शियल मोलर है या वो बेशक वो बहुत स्मूथ आपकी डीएनसी पिछली गई हो, कोई भी मोलर को अल्लाह ना करे कुछ भी हो सकता है। इसकी एक बहुत प्रॉपर कंसेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो कॉम्प्लिकेशन मैंने बोली थी उन सबको पेशेंट को एक्सप्लेन करके उसकी कंसेंट और उसकी प्रिवेंशन के लिए पहले ही आप तैयार हो चीजों के लिए, तो फिर बहुत बड़ी चीजों से पेशेंट को भी बचा लेता है और आपको भी। ठीक है। तो मोलर का ऐसे, अगर ट्विन जेस्टेशन है विद पार्शियल मोल, Yes, ma'am. So first of all, ये क्या मैम वो है? मतलब जस्ट मैनेजमेंट ही बताऊँ ना, उसमें मतलब ये होता है, हाँ, madam, first we will tell the patient that prognosis is not too good. There is a 40 to 60% increase live birth rate. So we will need monitoring, and subsequently, and we will also give them methotrexate. नहीं प्रेगनेंसी में मिथोट्रेक्सेट कैसे दोगे? Yes, ये ना मैंने सर राशिद लतीफ का लेक्चर सुना था, हम्म। उन्होंने ये बात कही क्या थी क्या? कि मतलब ट्विन विथ मोलर है ना, तो हमें उनके मतलब पहले पहले ये बताना चाहिए कि अरे उसका जो है वो मतलब इतना अच्छा नहीं है। तो सिनेरियो डिफरेंट होंगे, वायबल फीटस और नॉट वायबल फीटस। ये ऐसे नहीं था। ट्विन विद वायबल फीटस विद कोएग्जिस्टिंग मोलर प्रेगनेंसी होगा, ट्विन विद नॉन वायबल फीटस विद कोएग्जिस्टेंट मोलर प्रेगनेंसी, वो ऐसे होगा। मेरा भी यही क्वेश्चन था, बट मैंने भी वहां से ये बात पिक की थी। तो क्या कह रहे हो? As नहीं I देखो मेरी बात सुनो, आप पता नहीं आपके उस वक्त क्या सिनेरियो था। मोलर विथ ये ट्विन जेस्टेशन, ये दो डिफरेंट चीज है। एक तो जी मैम। कंप्लीट मोल है, मीथोट्रेक्सेट पार्शियल मोल में वैसे भी नहीं देना, मीथोट्रेक्सेट आप प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एक चीज। दूसरी चीज ये कि व्हेन देयर इज अ ट्विन जेस्टेशन विद पार्शियल मोल, उसके अंदर आपने बात यूं करनी है कि obviously to begin with it's not going to be an easy pregnancy considering twin itself, और फिर मोलर ऐड हो गया तो obviously hyperemesis, preeclampsia, वो सारी चीजें तो होगी। मॉनिटरिंग के साथ आप चलोगे, इट्स अ पार्शियल मोल, इट्स नॉट कंप्लीट मोल। उसका डायग्नोसिस कैसे बनेगा? उसके लिए कैरियोटाइपिंग होगी, विच इज अगेन नॉट इजी टू डायग्नोस, लेकिन इसके अंदर आप दोनों ट्विन के कैरियोटाइपिंग करते हो, और इफ इट इज अ कंप्लीट मोल तब हो सकता है डॉक्टर राशिद ने जाहिर है किसी और सिनेरियो में वो बात की है जिसमें मीथोट्रेक्सेट का जिक्र किया, या जिसके अंदर, क्योंकि कंप्लीट मोल के अंदर न्यूप्लेसिया होने का चांस ज्यादा है, और उसके अलावा ये कि कंप्लीट मोल कैन बी वेरी वेरी बैड आल्सो। कंटिन्यूइंग gestation with complete mole, I don't see it to be written in any guideline कि complete mole के अंदर आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर रहे हो। तो मेरा तो ये ख्याल है कि कंप्लीट मोल विद ट्विन जेस्टेशन में आप टीओपी का की तरफ जाओगे, बट इफ इट्स अ पार्शियल मोल एंड ट्विन जेस्टेशन, जाहिर बात है डाइकोरियोनिक है तो ही एक बच्चा ठीक है और दूसरा पार्शियल मोल है, तो फिर आप कंटिन्यू करोगे विद वेरी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और प्री एक्लेम्पशिया को लेते हुए, और वो सारा कुछ, और उसके बाद आप जाके इन पे डिलीवरी का प्लान करोगे, मे बी इवन 34 वीक्स और सो। तो 34 से ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि ट्विन का वैसे ही जल्दी हो जाती है मेच्योरिटी, और दूसरा ये कि पार्शियल मोल वाली चीज को भी तो आपने आगे लेके चलना है। तो मीथोट्रेक्सेट तो बिग नो इन प्रेगनेंसी, लेकिन ये है कि इसके अंदर सबसे पहले तो आप कैरियोटाइपिंग करोगे टू कंफर्म कि ये पार्शियल मोल है, कंप्लीट मोल है। ठीक है।
मैडम, हेलो मैडम, हम जी इसमें ऑप्शंस नहीं जी दे सर, आपके पास? ये ऑप्शन है कि आप कंटिन्यू करो प्रेगनेंसी को, या फिर आपके पास टॉप का हम ऑप्शन दे सकते हैं पेशेंट को? दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का इसलिए ऑप्शन दे सकते हैं क्योंकि पेशेंट कैन एंड अप इन मोर्टेलिटी व्हेन ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। बिल्कुल टीओपी का ऑप्शन देंगे, ठीक है ना। इवन पार्शियल मोल विद वन अलाइव फीटस है तो टीओपी का ऑप्शन आप दे सकते हैं क्योंकि दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्रेगनेंसी। अगर आप इसकी डिलीवरी प्लान करोगे तो शी कैन एंड अप इन मोर्टेलिटी। जी, पहले नीला का क्वेश्चन फिर हमारा का। जी, मैम, इसकी हम अब्डोमिनल डिलीवरी करेंगे सिजेरियन, तो वो तो बड़ा फिर हाई रिस्क होगा। जैसे हम फिर डिलीवरी करा कर फिर स्टे को फिर सिजेरियन इज सख्त गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई रिस्क, इवन नॉर्मल डिलीवरी भी। अगर देखो नॉर्मल हो सकता है, अगर ट्विन है, ट्विन विद वन पार्शियल मोल में फर्स्ट ट्विन इज अ नॉर्मल बेबी एंड केफेलिक, तो आप उसको नॉर्मल डिलीवर कर सकते हो। आई वुड नॉट लाइक टू इंड्यूस दिस टाइप ऑफ पेशेंट। उसकी वजह यह है कि इंडक्शन करके वही बात है कि फिर आगे ठीक है, यू कैन वही इंडक्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड वैसे किसी गाइडलाइन में की नहीं हुई, लेकिन अगर फर्स्ट ट्विन में इज नॉर्मल एंड केफेलिक देन यू कैन गो अहेड विद द नॉर्मल डिलीवरी। इसमें पार्शियल मोल भी स्पेल आउट हो जाएगा, लेकिन उसमें भी वही सारी बातें, एम्बोलिज्म के बहुत चांसेस हैं इस केस में। हेमरेज का तो बहुत ही ज्यादा चांस है, उससे भी ज्यादा। तो इन चीजों का ख्याल रखते हुए एंड इफ यू प्लेसेंटा या मैनुअल मैनिपुलेशंस बिल्कुल नहीं करनी होती, opens up the sinuses, it can cause embolism। सिंटोसिनोन आपको देना ही पड़ेगा। सो उसमें बहुत केयरफुली आपने हर चीज की कंसेंट और बोलियो। आई थिंक पेशेंटिज्म कैन गो वेरी वेरी बैड। इसीलिए मैंने कहा कि जब डायग्नोसिस बने तो अगर आप टीओपी की भी ऑप्शन दो तो वो गलत नहीं होगी, ठीक है। जी मैम। जी, हमारा का क्वेश्चन। मैम, इसकी मॉनिटरिंग का थोड़ा सा बताएं, जो आपने अभी मॉनिटरिंग बताई है ट्विंस विद पार्शियल मोल, अगर वो तो मॉनिटरिंग, प्रेगनेंसी भी देखो कंटिन्यू करना नंबर चाहें। वन ये मॉनिटरिंग, यस, एक तो ट्विन की मॉनिटरिंग जो है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा प्री एक्लेम्पशिया को लेकर आप मॉनिटर करोगे। यूरिन कंप्लीट आप 2 वीकली करा सकते हो, उसके सिम्टम्स को साथ साथ देखोगे। इंस्टेड ऑफ 4 वीक विजिट 2 वीक्स विजिट कर लोगे शुरू में। उसके अलावा आप इसका यू कैन गेट द डॉपलर डन, आप इसका डॉपलर 2 वीकली स्टार्ट कर सकते हो। इसका कहीं लिखी नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, बट आई थिंक इसका इफ नॉट 28 वीक्स 24 वीक्स से आप 2 वीकली डॉपलर भी करा सकते हो। तो मैडम, इसमें जो ट्विन प्रेगनेंसी है विथ मोलर, इसमें डिलीवरी के क्या किस तरह हम उसे काउंसलिंग करेंगे? बिकॉज मोस्टली एक दफा ये जो आया हुआ है ना, ये रोल प्लेयर के फॉर्म में आया हुआ है, और इसमें यही पूछा गया था कि आप इसको डिलीवरी के बारे में कैसे काउंसलिंग, बिकॉज देयर इज अ मोल एंड देयर इज अ नॉर्मल बेबी, और वो बच्चा IUGR ही होता है यस, मोस्टली। तो वहां पर हमने प्री उसको एक्लेम्पशिया और उसकी वजह से ना। हाँ जी देखो बिल्कुल। अगर तो ट्विन है विद आईयूजीआर, आईयूजीआर में तो नंबर वन ऑप्शन शुड बी सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि आप पेन्स में आईयूजीआर बेबी को सिवियर डिस्ट्रेस कॉज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आईयूजीआर है और वो है तो ट्विन है, वैसे तो मैं आपको बताऊं जहां दो चीजें मिल जाए रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस वहां पे वो दो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस मिलके एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन बन जाती है फॉर सिजेरियन सेक्शन फॉर अ सेफ डॉक्टर, ठीक है। ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, ये कहीं लिखा नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस वन है विद डायबिटीज, दो रिलेटिव सी मॉर्बिडिटीज एंड डायबिटीज ऑन इंसुलिन, एक्सक्यूज मी, या मैक्रोसोमिया है विद प्रीवियस वन एटसेट्रा एटसेट्रा। ये दो चीजें रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस मिल गई विच मेक्स जिसमें आपकी पहली ऑप्शन बन जाती है सिजेरियन सेक्शन एज अ सेफ डॉक्टर, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको एग्जाम में जरा आसानी होगी डिसाइड करने के लिए कि आपने पहली ऑप्शन सिजेरियन की देनी है या नॉर्मल डिलीवरी की। जहां दो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन मिले उसमें अगर आप पहली ऑप्शन सिजेरियन भी बोल दो तो वो जस्टिफाइबल होगा। जहां तो आईयूजीआर आ गया, आईयूजीआर तो वैसे ही अगर सिंगल प्रेगनेंसी भी हो तो आईयूजीआर में हमारी प्रेफरेंस होती है। आईयूजीआर मींस कि उसका प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी डेवलप हुई है, एसटी रेशियो का प्रॉब्लम आ गया है अल्ट्रासाउंड पे, डॉपलर पे, तो फिर तो आपकी पहली इंडिकेशन ऑप्शन सिजेरियन चला जाएगा। इसमें तो ट्विन भी है और मोलर भी है, ठीक है। लेकिन अगर वो भी ठीक है, एक्सक्यूज मी,
अगर वो IUGR नहीं है और वो बेबी डिलीवरी में पहले नॉर्मल बेबी निकल के आएगा, उसके बाद मोलर एक्सपेल हो जाएगा और प्लेसेंटा डिलीवर हो जाएंगे। सो जो पार्शियल मोल का टिश्यू है वो एक्सपल्शन में उसी तरह एक्सपेल आउट होता है जैसे कि डिलीवरी में अदरवाइज होता है। और कई दफा पार्शियल मोल में थोड़े बहुत फीटल पार्ट्स भी बने होते हैं, तो इन एनी केस आपको एक्सपेल तो करना पड़ता है। हाउएवर उसमें आप बाद में सक्शन का जिक्र कर सकते हो कि हो सकता है बाद में सक्शन वैक्यूएशन की जरूरत पड़ जाए। और अगर सिजेरियन सेक्शन है तो फिर उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि सिजेरियन में जिन पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे। जी हमारा अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम ये कंप्लीट मोल के साथ जो ट्विन होगा, इसकी मैडम टर्मिनेशन कैसे करेंगे? कंप्लीट मोल के साथ अगर तो ट्विन के फीटल पार्ट्स बने हुए हैं तो फिर आप जाहिर बात है डायरेक्ट इवैक्यूएशन तो नहीं कर सकते, आपको पहले एक्सपेल कराना होगा। ठीक है, उसके बाद आप एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द जेस्टेशन। ऑब्वियसली जेस्टेशन पे डिपेंड करेगा। कंप्लीट मोल अगर तो बहुत इनिशियली डायग्नोज हो गया, इवैक्यूएशन कर दोगे। अगर आपका फीटल पार्ट्स बन गए हैं स्कैन पे, फिर पहले एक्सपल्शन होगी उसके बाद इवैक्यूएशन होगी। बट कंप्लीट मोल थैंक ठीक यू है, मैडम। वेलकम। ठीक है, सो गुड। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द सिनेरियोज रिलेटेड टू कोरियोकार्सिनोमा और द मोलर मैडम इट एक्सक्यूज वाज मी, मोर ऑफ मोलर प्रेगनेंसी। जी एक्सक्यूज मी, हेलो, ये अस्सलाम जो वालेकुम मैडम। इन्वेसिव मोल है मैडम, इस पे थोड़ा सा कमेंट करें मैडम। इन्वेसिव मोल में भी एक दो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, याद तो मुझे नहीं आ रहे लेकिन कुछ लड़कियों ने मेंशन किया था। इसको जरा किस तरह इन्वेसिव मोल का क्या किस तरह मतलब हमें बोलना चाहिए वहां पर, थोड़ा सा मैडम इसके बारे में बताएं। इन्वेसिव मोल इज बैड। इन्वेसिव मोल में इसी तरह ये है कि यू इन्वॉल्व इन ऑन्कोलॉजिस्ट। एक्सक्यूज मी। नॉर्मली इन्वेसिव मोल में आप ऑब्वियसली ऑन्कोलॉजिस्ट कीमोथेरेपी देता है। और फ्रैंकली अगर फैमिली कंप्लीट हो तो कई दफा वो कहते हैं कि आप इसकी हिस्टेक्टमी करो। ठीक है ना, और फिर वो करते हैं, लेकिन कीमोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट फॉर दैट। जी मैडम, किसी यही और ने भी लिखा हुआ है क्वेश्चन जी पूछना? मैडम, बिल्कुल यही क्वेश्चन जवाब लिखा हुआ है बुक्स में कि देयर इज ऑन इसकी ट्रीटमेंट जो है ना वो सर्जिकली होनी चाहिए और की फॉलोड बाय कीमोथेरेपी। लेकिन पता नहीं स्ट्रक्चर डिस्कशन में कुछ लड़कियों से वो टॉपिक मोलर का था और फिर पूछे ये GTN और इसके बारे में पूछा गया था, ऐसे ही होता है। इसकी दिस इज परसेंटेज जैसे कितनी है। मैंने हाँ बिल्कुल जी। जैसे मैंने आज टॉपिक तो जो भी हो, लेकिन वी हैव टू कवर द होल सब्जेक्ट। उसकी वजह यह है कि एग्जाम में ये बड़ा छोटा टॉपिक बन जाता है कि कोरियो हम्म। कार्सिनोमा पे सिर्फ बात तो हो सकती है, लेकिन वही बात है कि इसके डिफरेंट सिनेरियोज में कुछ भी पूछ के कुछ भी आ सकता है। और छोटी छोटी बातें हैं कि इवैक्यूएशन कैसे, क्योंकि अगर आप प्रिकॉशंस नहीं करोगे तो यू कैन लीड अप इन द मोर्टेलिटी एज वेल। सो उसमें बहुत केयरफुल रहना हो जाता है। ठीक है, तो बाकी थ्योरी बहुत है इसमें। टेबल्स का दो का रट्टा लगा लो, एक हाई रिस्क लो रिस्क और एक इंडिकेशंस फॉर कीमोथेरेपी। इंसिडेंसेस बहुत थोड़े हैं इसके अंदर लेकिन बहुत अहम है। और क्योंकि इस वाली मेलिग्नेंसी का या इसका कैंसर का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, इट्स 100% सर्वाइवल। इसलिए आपको इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कब क्या करना है वो सब खुद भी पता होना चाहिए। और थोड़ी थोड़ी प्रिकॉशंस जो है वो ऑब्वियसली आपको बहुत बड़ी मोर्टेलिटी से बचाती है। तो वो सब आपको नहीं पता होंगी तो, और या फिर आप बोलते हुए मिस करोगे एग्जाम में तो फिर ठीक नहीं होगा। जी सदफ, लास्ट क्वेश्चन जी। जी मैडम, मैंने आपसे एक चीज ये पूछनी थी कि जब हम ये अदर देन दिस टॉपिक क्वेश्चन है, जब हम स्ट्रक्चर डिस्कशन कर रहे होते हैं मैडम, तो उसमें हम एग्जामिनर से सिम्टम्स के मतलब बोल के करते हैं, या फिर जैसे ये इसी पेशेंट में लाइक था कि हाइपर एमिसिस, हिस्ट्री ऑफ हाइपर एमिसिस, हाइपरथायराइडिज्म, ये, या फिर हम ऐसे बोलेंगे हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव नाउजिया वॉमिटिंग एंड हिस्ट्री ऑफ हीट एंड कोल्ड इंटॉर्नेंस, इस मतलब सिम्टम्स को साथ हम बात करेंगे, इंटरेक्ट बेहतर है करेंगे, या सिम्टम्स फिर के हम साथ। You do not use medical terms. When you're talking मैं about history, either in structured discussion or discussing with an examiner or with another doctor or a friend, when you're talking about symptoms, you better discuss in patient's language. ठीक है ना, मेडिकल टर्म्स नहीं बोलनी। ठीक है, आपने पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉली वो नहीं बोलना। आपने नॉर्मल वर्ड्स बोलने हैं। ठीक है ठीक है मैडम। जी। ओके, खदीजा, थैंक यू। खदीजा और सादिया का क्वेश्चन जी। हमारा तभी है जल्दी जल्दी एक एक खुद ही बोलते जाओ अनम्यूट करके।
अस्सलाम वालेकुम मैम। मैंने ये वालेकुम। पूछना था कि लास्ट अक्टूबर अटेम्प्ट जो एग्जाम था उसमें एक रोल प्ले का स्टेशन था मोलर का। तो फॉलो अप को तो मैंने बताया था, लेकिन वो रोल प्ले बार बार कह रही थी कि नहीं, मैंने वो कंट्रसेप्शन वो सब कुछ वो बताया था, कि वो कह रही थी कि मैं तो इतना वेट नहीं कर सकती, मुझे बच्चा चाहिए, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं और मुझे एक बेटा चाहिए। तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगी, तो मैं इसको किस तरह बताना था फिर? एक्सक्यूज, देखो जब भी आप फॉलो अप की बात करोगे ना, आपने उसे इम्पोर्टेंस बतानी है कि सबसे पहले तो लाइफ इम्पोर्टेंट है। सिंपल फॉलो अप नहीं जी बता देते मैम। कि मैं 3 वीक के बाद यूपीटी करूंगी, या मैंने हर 2 हफ्ते बाद आपका एक ब्लड का टेस्ट करना है। करना क्यों है? कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपने बताना है कि जड़ों वाला कैंसर है, हो सकता है हमल है, जो कि कैंसर में तब्दील हो सकता है। अगर कैंसर में तब्दील हो गया तो एक लंबी ट्रीटमेंट होगी, उसके 1 साल तक आप वैसे ही कंसीव नहीं कर सकेंगे, एंड इफ यू सर्वाइव देयर तो फिर ही बच्चों के सामने कोई जिंदगी है ना। सो फिर आपने फॉलो जी बोला मैम। है कि अब ये फॉलो अप है, बट आफ्टर 6 मंथ्स आई एश्योर यू के यू मैं आपको अलाउ कर दूंगी प्रेगनेंसी का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉलो अप का मतलब यही तो है कि पहले, चाहे वो पढ़ा लिखा पेशेंट है, चाहे वो इग्नोरेंट है, चाहे उसे बेबी चाहिए नहीं चाहिए, आप उसको पहले इंपॉर्टेंस तो बताओ कि फॉलो अप कर क्यों रहे हैं, फिर फॉलो अप बोलो। ठीक है? जैसे मैंने उससे मैम कहा मैं कि वो मैनेजमेंट बार बोलने बार से कह रही पहले थी। फैक्टर्स बोलो जी। मैंने 6 मंथ का बताया कि 6 मंथ के लिए आप कंट्रसेप्शन यूज करेंगे, लेकिन वो बार बार कह रही थी कि मैं इतना वेट नहीं कर सकती, मेरी तो 2 बेटियां हैं, मुझे अभी बेटा हैव टू चाहिए। कन्विंस हर। और जो बस। है ट्रीटमेंट वो है, ये अब आपकी ट्रीटमेंट कन्विंसिंग पावर। ठीक है? तो आपने थैंक कन्विंस यू करना है। जी। ठीक है? वो जो है वो है ही ट्रीटमेंट। थैंक वेलकम जी, हमारा और अनीला, बस थैंक पहले यू। 2 लास्ट मैडम क्वेश्चन। ये इस टॉपिक से ओके। रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत कंफ्यूज थी मैं इस बारे में कि ये जो प्रीवियस वन लो रिस्क प्रीवियस वन होती है जिसको हम भी बैक कर ट्रायल देना चाहते हैं, मैम उसको 40 वीक्स तक लेकर जाएंगे या 41 वीक्स तक? देखो, ये आप लोगों के डिपार्टमेंट का प्रोटोकॉल भी हो सकता है। मुझे जो पता है, आई थिंक 40 वीक्स इज इनफ। बट अगर आपके डिपार्टमेंट में 41 वीक्स तक की बात है, तो यू कैन टेक हर टू 41 इफ शी इज लो रिस्क, और एंड यू वेटिंग फॉर वी बैक। उसकी वजह यह है कि स्वीपनिंग करो और वेट फॉर द नॉर्मल लेबर। तो स्पॉन्टेनियस लेबर इज ऑलवेज बेटर देन इंडक्शन, तो यू कैन टेक हर टू 41 वीक्स अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑल्सो। जी अनिला। मैम ये जो पार्शियल मोल और के साथ ट्विन है, जिसमें पेशेंट अगर टर्मिनेशन कराना चाहती है तो उसकी हम मेडिकल टर्मिनेशन करेंगे, और अगर ये कंप्लीट मोल के साथ है ट्विन तो मैम हम इवैक्यूएशन करेंगे पार्शल फिर। मोल, पार्शल मोल में अगर फीटल पार्ट्स हैं एंड यू आर गोइंग फॉर टर्मिनेशन, तो एक्सपल्शन होगी पहले। ठीक है? जी मैम। और मैम कंप्लीट मोल में हम फिर इवैक्यूएशन करेंगे। कंप्लीट मोल में तो फीटल पार्ट्स होंगे नहीं, उसमें आप इवैक्यूएशन करोगे। जी मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। कम जी, सादिया का लास्ट क्वेश्चन। मैडम अगर जैसे कि आपने इसमें मोलार कंप्लीट की डायग्नोसिस दे दी, अगर तो ये डायग्नोसिस ना होती, उसके नहीं गए होते हिस्टोपैथ, तो फिर हम इसको परसिस्टेंट जीटीएन लेके चलते, क्योंकि कोरियोकार्सिनोमा तो हिस्टोपैथ पे परसिस्टेंट, ही हम डायग्नोस। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? ठीक है फिर मैडम। परसिस्टेंट लेके चलते हैं जी। ठीक है, और चलो मैडम जो गुड। पीएसपीटी होता है, प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक, तो फिर मैडम उसकी भी तो हिस्टोपैथ पे ही डायग्नोसिस आएगी ना, तो फिर हम उसमें तो काउंसलिंग सर्जिकल कैसे स्टार्ट ट्रीटमेंट। करें? जी, तो मैडम इसकी पेशेंट की फिर काउंसलिंग कैसे स्टार्ट करें कि आपको क्या हो गया है, उसको भी परसिस्टेंट बोलेंगे? उसको परसिस्टेंट ही बोलेंगे, लेकिन उसमें फिर आपको डायग्नोसिस के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट चाहिए ना, मतलब बायोप्सी। ठीक है? तो मैडम फिर उसमें फिर तो हिस्टेक्टमी करेंगे। सही। जी, ऑब्वियसली ऑन्कोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके। अनीला ने कुछ पूछना तो जल्दी से पूछ लो, फिर खत्म हो जाएगी क्लास। चलो, नहीं मैम, ये मेरा पहले वाला हाथ है, सॉरी, मैं से नीचे कर लेती हूँ। नो प्रॉब्लम, चलो।